हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जिसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी यहाँ पर हम लोग नॉर्मली जैसे आपकी सीरीज रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शंस हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ये सारे प्रॉब्लम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में अर्नियस इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। अर्नियस इक्वेशन के बेसिस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम हम लोग जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक शानदार लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आप सभी बच्चे, देखिए पहला प्रॉब्लम आप देखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन पैरेलल रिएक्शन। एक शानदार प्रॉब्लम है, तो एक बार प्रॉब्लम पढ़िए सब बच्चे। ए कन्वर्ट इनटू 3b, इट कन्वर्ट इनटू 8c एंड 3d। लेकिन ये पैरेलल रिएक्शन है, जैसे कि पहले में रेट कांस्टेंट आपको K1 दिया हुआ है, दूसरे में जो रेट कांस्टेंट है वो आपको K2 दिया हुआ है। देखो ध्यान दीजिए, रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। और तीसरी रिएक्शन है जहां पर रेट कांस्टेंट आपको K3 दिया हुआ है। ये में दिया हुआ है इसके अंदर ओवरऑल half life period of reaction is 15 days. Then calculate the number of moles of C after 45 days if the ratio of K1, K2, K3, ये हमको रेशियो दिया हुआ है 4:2:1। देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इसकी टेक्निक देखेंगे सब बच्चे। A कन्वर्ट इनटू 3b प्लस 8c प्लस 3d, ये ए से हमें मिल रहे हैं, राइट। इनिशियली देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, इनिशियली हमें कॉन्सेंट्रेशन ए के जो मोल दिए हैं वो कितने दिए हैं, 1 मोल। तो इनिशियली ए के 1 मोल हैं एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0। आफ्टर 45 डेज यानी टी इक्वल टू 45, देखो ध्यान देंगे 45 डेज के बाद हम लोग उसमें फाइंड आउट करने हैं कि ए कितना कंज्यूम होगा। सपोज ए कंज्यूम होगा x, तो ए के बचे हुए मोल कितने होंगे, 1 माइनस एक्स। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है। अब हम ये x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है टी हाफ। देखिए सब बच्चे ध्यान से, टी हाफ कितना है, 15 डेज। टी हाफ इक्वल टू 15 डेज। यहां से हम इसका k कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू कितनी होगी, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और ये वैल्यू अपने पास आ जाती है ln2 डिवाइडेड बाई 15। ये देखिए ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। आप लिख सकते हैं दिस इज Ka मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का जो रेट कांस्टेंट है उसका डिसअपीयरेंस है हमारे पास ये। अब वैल्यू यूज करिए आप लोग, देखिए ध्यान से यहां पर, राइट। Ka इक्वल टू 1/t ln 1/1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ। यहां से K की वैल्यू कितनी है, ln2 डिवाइडेड बाई 45, और ये वैल्यू है 1/45। कितने डेज के बाद देखना है, 45 डेज के बाद, राइट। ये हमें दिया हुआ है हाउ मेनी डेज, 45 डेज। तो वैल्यू आएगी आपके पास ln 1/1 माइनस एक्स। क्लियर। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहां से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये आ गया कितना, 3। यानी आप बोल सकते हैं ln 8 इक्वल टू 3 ln2 इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 3 ln2 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है। आप ये भी लिख सकते हो उसको ln 8 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एक्स, राइट। यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 8 इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, या मैं इसको लिख सकता हूं
1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/8। क्लियर हुआ? यानी यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8 एंड दिस वैल्यू इज 7/8। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? एक बार देखो, ध्यान दीजिए, हमें यहां पर इन्होंने इनिशियली कितने मोल दिए हुए? ए के 1 मोल, ए के 1 मोल इनिशियली। आफ्टर 45 डेज सपोज एक्स मोल ऑफ ए रिएक्टेड, ये मोल कितने रिएक्ट हो गए? एक्स मोल रिएक्ट हो गए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब यहां पे ध्यान देंगे, ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ अपने को 15 डेज, राइट? यहां से आपने के कैलकुलेट कर लिया, ln डिवाइडेड बाई ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये वैल्यू आ गई ln2 डिवाइडेड बाई 15। तो k की वैल्यू आ गई 1/t ln 1/1 माइनस एक्स, ln2 डिवाइडेड बाई 45 ln2 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 1/45 ln 1/1 माइनस एक्स। यहां से सोल्व करने के बाद आ गया 3, यानी 3 ln2, 3 ln2 की वैल्यू आ चुकी है ln 1/1 माइनस एक्स, यानी ln 8 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एक्स। ये हम लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/8, और x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7/8। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? देखिए आप लोग, अब b देखो, b में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? b का डिस्ट्रीब्यूशन होगा k1, देखो ध्यान देना सब बच्चे टेक्निक, k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 प्लस k3, और 3 है कोफिशिएंट इंटू 3x, ये मोल किसके हैं? b के। वैसे ही आपको c के मोल निकालने हैं। ये कितने होंगे? देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आएगी आपके पास k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 प्लस k3। क्लियर? और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? इंटू 8x। वैसे ही आप d के लिख सकते हैं। देखो d के कितने आएंगे सब बच्चे? देखो ध्यान देंगे, d के आएंगे हमारे पास k3 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू 3x। यहां तक सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इंटू 3x। देखिए देखो, नॉर्मली जब भी पैरेलल रिएक्शन होगी, मोल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एक बहुत शानदार टेक्निक आपके सामने है, k1 डिवाइडेड बाई k टोटल इंटू 3x। वैसे यहां पर k2 डिवाइडेड बाई k टोटल इंटू 8x, k3 डिवाइडेड बाई k टोटल इंटू 3x। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहां पर ये पूछ रहे हैं जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C आफ्टर 45 डेज, यानी C के मोल मुझे निकालने, ये वाली वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, N ऑफ C, मोल ऑफ C, ये पूरा ही लिख देता हूं उसको। देखो ध्यान दीजिए, ये आएगा आपके पास मोल ऑफ C, मोल ऑफ C इक्वल टू कितने मोल आएंगे? देखो ध्यान देंगे, मोल ऑफ C इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 इंटू एक्स इंटू, राइट, K2 की वैल्यू कितनी होगी? 2R, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, इस टाइप से रेशियो में दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं 2R। ये वैल्यू K2 की आ गई, डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा मेरे पास? टोटल मेरे पास होगा 4 + 2 कितना हो गया? 6 + 1 7, ये वाली वैल्यू हो गई 7R। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? देखो K2 इंटू 8x, K2 की वैल्यू मैंने 2R रख दी, राइट, क्योंकि मैं रेशियो दिया हुआ है। यहां से K1 + K2 + K3 कितना आ गया? 4 + 2 + 1, दिस इज 7। तो यहां पर 7R आ गया और ये 8x आ गया। देखो R से R चला गया और x से, और यहां पर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ध्यान से, 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 7/8। यहां पे लिख देते हैं दिस इज 7/8, और नीचे 7 ऑलरेडी है ही है, इंटू 2। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितने मोल आ गए मेरे पास? ये 2 मोल आ गए भाई। 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8, तो मेरे पास कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए। बताइए ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? एक बार सारे बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए
इसको मैं एक बार दोबारा से फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, सबसे पहले हमें दिया हुआ है टी हाफ, ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड 15 days। देन वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। कैसे कैलकुलेट किया? ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ln2 बाई 15। नाउ वी यूज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, ka इक्वल टू 1/t ln 1/1 माइनस एक्स। k की वैल्यू कितनी होगी? ln2 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 1/45 ln 1/1 माइनस एक्स। राइट, देखो यहां से 15 से 45 कैंसिल हुआ तो 3 आ गया। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 3 ln2 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एक्स। ये मैं लिख सकता हूं ln 8 इक्वल टू ln 1/1 माइनस एक्स। तो यहां से 8 इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7/8। तो ये बात देखो सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब यहां पर देखो कैसे मोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इनिशियली ए के कितने मोल थे? 1, बी के कितने मोल थे? 0, सी के कितने मोल थे? 0, डी के कितने मोल थे? 0। तो आउट ऑफ 1 एक्स मोल रिएक्ट कर गए ए के आफ्टर 45 डेज। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, K1 डिवाइडेड बाई K टोटल इंटू 3x, कोफिशिएंट आ रखा ना हमारे पास, इंटू 3x। वैसे इसका K2 डिवाइडेड बाई K टोटल इंटू 8x। वैसे डी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे K3 डिवाइडेड बाई K टोटल इंटू 3x। हमें यहां पर जो मोल कैलकुलेट करने हैं वो किसके मोल कैलकुलेट करने हैं? C के। तो C के ही मोल कैलकुलेट करेंगे। तो C के मोल कितने अपने पास? देखिए ध्यान से, ये मोल है हमारे पास C के, देखो ध्यान दीजिए, ये मोल है किसके? मोल ऑफ C। K2 इंटू, देखो ध्यान दीजिए, K2 इंटू 8x डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। सपोज हमने K2 की वैल्यू कितनी रख दी? 2R। K2 की वैल्यू कितनी रखी हमने? 2R, और साथ में 8x है ही है। और K1 प्लस K2 प्लस K3 कितना होगा? 4 प्लस 2 प्लस 1 7, यानी 7R। अब यहां पर x की वैल्यू रख दीजिएगा 7/8, ये वैल्यू रख दी हमने। तो ये आ गया आपके पास 8/7 इंटू 7/8 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा 45 डेज के बाद C के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, और ये मोल होंगे 2, और यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो चलिए देखो, इस एक अच्छे प्रॉब्लम के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये वाला प्रॉब्लम देखिए आप लोग, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस। राइट, यहां पर देखिए, कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शंस A कन्वर्ट इनटू P। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना है? K1। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कितना है? K2। विच इज एलिमेंट्री इन बोथ डायरेक्शन, यानी ये एलिमेंट्री रिएक्शन है दोनों डायरेक्शन में। आगे बोलते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोइंग कर्व ऑब्टेन, ये हमें कर दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए आप लोग। डिटरमाइन द टाइम इन मिनट एट विच 25% ऑफ ए रिएक्टेड वुड बी रिएक्टेड, और साथ में ln2 की वैल्यू दे रखी है 0.7। क्लियर? अब आप देख सकते हैं हमारे पास A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A0। आप ग्राफ देख सकते हैं, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.3 m। ये बात सब बच्चे जान गए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 0.3 m। अब यहां पे बोल रहे हैं हमारे पास कि डिटरमाइन द टाइम एट विच 25% ऑफ ए रिएक्टेड। अब आप यहां पर इस इक्वेशन के लिए सब लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला है इसका? K1 प्लस K2, याद है ना फॉर्मूला सब बच्चों को? K1 प्लस K2 इंटू टी इक्वल टू ln XE डिवाइडेड बाई XE माइनस एक्स। XE ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ओ सॉरी P। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे, A, देखिए ध्यान से, A कन्वर्ट इनटू P, कन्वर्ट इनटू P। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.3, दिस इज 0, एट इक्विलिब्रियम 0.3 माइनस XE एंड दिस इज XE। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें P का कॉन्सेंट्रेशन पता है, वो कितना है? XE। तो यहां पर देखिएगा, तो P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देख लीजिएगा कितना है? XE की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P दैट इज XE
एक बार ग्राफ देखिए सब बच्चे, ग्राफ में वैल्यू दिख रही है 0.1, तो मैं यहां पर रख देता हूं वैल्यू को, दिस वैल्यू इज 0.1 m। क्लियर हुआ? तो ये P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। इतना समझ में आता है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? x की। x वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 25% ऑफ ए, यानी 25% ऑफ ए रिएक्ट हो रहा है। आप लिख सकते हैं इसको ऐसा, देखिए ध्यान से, 0.3 माइनस एक्स, दिस इज एक्स, किसी टाइम t के बाद होगा, ये t इक्वल टू 0 के बाद, t इक्वल टू 0 पे था, तो x की जो वैल्यू है दिस इज 75% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी दिस इज 0.75 इंटू ए नॉट, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 0.75 इंटू, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अपने पास? ये 0.3 है। देखो ध्यान दीजिए, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.3, 25, देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, कितना बोल रहे हैं हमसे? ये 25% रिएक्ट कर रहा है, गलती से हमने 75 ले लिया, इसको 25 करिए। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई? 25। मैं दोबारा लिख देता हूं उसको, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू कितनी है? 25% ऑफ ए रिएक्टेड, यानी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3 इंटू 0.25। क्लियर हुआ? और ये वैल्यू कितनी आ रही है? x इक्वल टू 0.075 m। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये मेरे पास x आ गया। अब यहां पर देखो ध्यान दीजिए, अब हम एक बार K2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। K1 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ध्यान दीजिए, K1 कितना दिया हुआ है? K1 इज 7 इंटू 10⁻⁻², तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं K1 की, K1 कितनी वैल्यू है? 7 इंटू 10⁻², दिस इज K1। एक बार यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये बात सब बच्चे जानते हैं। P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1, दिस वैल्यू इज 0.1, और A का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2, तो यहां से मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है 1/2। ये बात सब बच्चे जानते हैं, और ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू K1 अपॉन K2, दिस इज K1 अपॉन K2। तो यहां से एक काम करते हैं, ये वैल्यूज रख देते हैं, देखो सोल्व करते हैं इसको। K की वैल्यू कितनी है? 1/2 इक्वल टू K1 की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 10⁻², 7 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई K2। तो यहां से मेरे पास K2 की वैल्यू आ चुकी है, देखो सोल्व करिए सब बच्चे इसको, दिस वैल्यू इज 7 इंटू 2 14 इंटू 10⁻²। हमारे पास ये K2 की वैल्यू आ चुकी है। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? देखो जैसे कि ये मिनट इनवर्स है, तो मैं इनके यूनिट भी लिख देता हूं, दिस इज मिनट इनवर्स। K1 की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, और K2 हमने कैलकुलेट किया है, दिस वैल्यू इज 14 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 रखिए वैल्यूज को। K1 कितना है? 7 इंटू 10⁻² प्लस K2 कितना है भाई? 14 इंटू 10⁻² इंटू टी इक्वल टू ln। XE की वैल्यू कितनी है? 0.1। आप देख लीजिए XE कितना है अपने पास? 0.1, और X की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.075, ये वैल्यू आएगी 0.1 माइनस 0.075। क्लियर? और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू अपने पास आ रही है, देखो ध्यान दीजिए, 21 इंटू 10⁻² इंटू टी इक्वल टू, राइट, ये वैल्यू आ गई ln 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है? सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास ln कितने, देखो चेक करिए एक बार वैल्यू कितनी आ रही है। देखो भाई इसके डेसिमल हटा दो,
इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1000। इसका भी डेसिमल हटा दीजिए तो वैल्यू कितनी आएगी 10। यहाँ से एक जीरो से जीरो चला जाएगा, ये मेरे पास आ गया ln4। कितनी वैल्यू आ रही है ln4। और मैं ln4 को क्या लिख सकता हूँ 2 ln2। तो यहां से वैल्यू आ चुकी है 2 ln2। क्लियर हुआ। अब यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए भाई टाइम t की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू ln2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.7। इस वैल्यू को रख दीजिएगा 0.7 डिवाइडेड बाई राइट, नीचे आ जाएगा 21 और ये आ गया 10⁻⁻²। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। देखिए ये आएगा आपके पास 100 ऊपर चला जाएगा 0.7 इंटू 100 तो वैल्यू कितनी देगी 70 राइट। तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 21। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। ये वाली वैल्यू आ गई कितनी 3 और ये आ गई कितनी 10। तो फाइनली 20/3 ये आंसर सब बच्चे नोट करिए। तो यहां पर हमारे पास जो टाइम आएगा दैट इज 20/3 मिनट। अब बताइए सब बच्चे देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आया या नहीं, एक बार देखिए आप लोग। चलिए अब मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं सब बच्चों को क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर। इन्होंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया हुआ है A कन्वर्ट इंटू P। यहां से हमें K1 की वैल्यू दे रखी है 7 इंटू 10⁻²। तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहां पर P का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 m और वहीं पर A का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 राइट। तो वैल्यू रख दी हमने 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 और मेरे पास ये वैल्यू आ गई K की कितनी 1/2। तो यहां से K की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अब आप सब बच्चे जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला K इक्वल टू क्या होता है K इक्वल टू रेट कांस्टेंट K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई K बैकवर्ड। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है अपने पास K1 दैट इज 7 इंटू 10⁻²। और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना है K2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहां पर जैसे कि हमने वैल्यू रखी तो मेरे पास K2 की वैल्यू आ जाती है 14 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है राइट। अब हमें A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.3 m राइट। अब ये इक्वेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सभी लोग जानते हैं K1 प्लस K2 इंटू T इक्वल टू ln XE डिवाइडेड बाई XE माइनस X। क्लियर। सपोज T इक्वल टू 0 के ऊपर इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 था, आफ्टर टाइम T वो कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.3 माइनस X, ये X होगा राइट। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस समय ये होगा 0.3 माइनस XE और P का कॉन्सेंट्रेशन होगा XE। यहां तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आती है। अब चलिए अब वैल्यू रखते हैं भाई। देखो अब इन्होंने बोला कि X A कितना रिएक्ट करेगा। यहां पर देखिएगा डिटरमाइन द टाइम इन मिनट एट विच 25% ऑफ A वुड बी रिएक्टेड। तो A कितना रिएक्ट हुआ X। तो X की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी X इज 0.3 का 25% यानी 0.3 इंटू 0.25। यहां से सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू आ जाती है X इक्वल टू 0.075। क्लियर। अब वैल्यू रखिए एक बार K1 कितना है 7 इंटू 10⁻²। K2 कितना है 14 इंटू 10⁻² इंटू T इक्वल टू ln A हमारे पास XE क्या फॉर्मूला है XE डिवाइडेड बाई XE माइनस X। तो XE की वैल्यू है कितनी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.075। अब यहां पर आप ये सारी वैल्यू रख लीजिएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद T की वैल्यू मेरे पास आती है 20/3 मिनट। तो यहां तक ये प्रॉब्लम बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। एक बार नोट कर लीजिए इसको।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% completed in 120 minutes at 300 Kelvin temperature, right? And in 40 minutes, ये 75% रिएक्शन ही कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में। कब? जब आपने टेम्परेचर लिया हुआ है 320 केल्विन, राइट? अब हमसे पूछा जा रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और ये बताना है इन किलो कैलोरीज पर मोल, इसमें कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने टेम्परेचर लिया हुआ है T1, कितना टेम्परेचर है भाई, चेक करिए एक बार। T1 इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए, T1 इक्वल टू 300 केल्विन। ये मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है 300 केल्विन, राइट? यहां पर सपोज रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और पता है K1 की वैल्यू कितनी होती है, ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ, ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ। इतनी बात समझ में आती है। इन्होंने 75% कंप्लीशन दिया हुआ है, तो ये बात भी आप सब बच्चे जानते हैं, T.75 इक्वल टू 2 टाइम्स T.5 फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक बार वैल्यू लिखिए, कितनी वैल्यूज हैं देखिए ध्यान से। T.75 अपने पास 120 मिनट्स, दिस इज 120 मिनट्स इक्वल टू, और ये है कितना 2 इंटू T.5, यहां से मेरे पास T.5 की वैल्यू आ गई है 60 मिनट्स। इतनी बात समझ में आती है। तो यहां से मैं K1 कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरे पास K1 की वैल्यू आ गई ln2 डिवाइडेड बाई 60। यहां तक का प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर? अब लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। अब टेम्परेचर कितना लिया हुआ है, T2 इक्वल टू, देखिए ध्यान से इसमें, T2 इक्वल टू 320 केल्विन, T2 इक्वल टू 320 केल्विन, और यहां पर T.75 75% कितने मिनट में कंप्लीट हुआ है, 20 मिनट में कंप्लीट हुआ है। इससे मैं T हाफ निकाल सकता हूं जैसे इसमें निकाला था। तो यहां से मेरे पास T हाफ की वैल्यू आएगी T.75 बाई 2, एक बार वैल्यू रखिए आप सब बच्चे, तो यह आ जाएगा T.5 इक्वल टू 40 बाई 2 इक्वल टू 20 मिनट्स। इतनी बात समझ में आती है। अब K2 कैलकुलेट करेंगे, K2 की वैल्यू कितनी होगी, ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ, यानी ln2 डिवाइडेड बाई 20। तो इस टाइप से हमने T1 T2 टेम्परेचर के ऊपर K1 K2 कैलकुलेट कर लिए हैं। इतना आप सब बच्चे देखो ध्यान देंगे, ये क्लियर हो सभी को। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। ये तो सब बच्चों को पता है। एक बार वैल्यू रखिए, ln, यह जाएगा आपके पास K2 बाई K1 में यहीं पे कैलकुलेट कर लेते ना एक बार, K2 बाई K1 इक्वल टू, देखो कितना आएगा, अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास K1 बाई K2, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आ रही है अपने पास K2 बाई K1, K2 बाई K1 कितनी वैल्यू आएगी, देखो ये वैल्यू आएगी ln2 डिवाइडेड बाई 20, और K1 कितना, ln2 बाई 60, ln2 डिवाइडेड बाई 60। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो यहां पर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकता हूं, कितनी वैल्यू है ये, ln3 इक्वल टू EA बाई R, और T1 कितना 300, 1/300 माइनस 1/320। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू EA बाई R इंटू, एलसीएम ले लीजिए, 320 इंटू 300, दिस इज 320 इंटू 300, ये एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 320 माइनस 300, क्लियर? अब वैल्यू रख देते हैं। देखिए ln3 की वैल्यू में दे रखी है 1.1, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1.1 इक्वल टू EA। अब आपको R की वैल्यू रखनी है, ये हमें चाहिए किलो कैलोरीज पर मोल में, तो R की वैल्यू होगी
2 into 10 raised power minus 3. This value is 2 into 10 raised power minus 3. This is R. अब इसको भी सिंप्लीफाई करिए. 320 minus 300. This is 20 divided by 300 into 320. राइट, सिंप्लीफाई करते हैं. देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान दीजिएगा. ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 से 20, ये वैल्यू 10 आ गई. यहां से आप देख सकते हैं ये वाले 0 से ये वाला 0 चला जाएगा. तो यहां पर फाइनली आपके पास EA की वैल्यू आ चुकी है 1.1. देखिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 300 इंटू 320 इंटू 10 raised power minus 3. ये आ गया ना मेरे पास. तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप. EA इक्वल टू 1.1 इंटू 300 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 32 है. ये 320 नहीं है, दिस इज 32. एक मिनट, दिस वैल्यू इज 32. दिस वैल्यू इज 32. ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना अभी, देखिए ध्यान से. तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000. राइट, अब यहां से देखिए ये आपके पास ये वाला डेसिमल भी डाल दीजिएगा. यहां पर कितना आ गया 10. अब ये आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान देंगे, ये 0 से ये वाला और ये वाले 0 से ये वाला चला गया. क्लियर. तो ये आ गया आपके पास 11 इंटू 32 इंटू 3 96 बाई 100. और सिंप्लीफाई करके आएगा EA इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 0.96. क्लियर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो EA की वैल्यू कितनी आ गई 66. तो 6 और 99 105. दिस इज 105 और डेसिमल यहां पे लगा दीजिए. क्लियर. तो फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आ गई 10.56 किलो कैलोरीज. बताइए ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं, एक बार नोट कर लीजिए. देखो मैं फिर दोबारा से सोल्व कर रहा हूं, आप सब बच्चों के लिए ध्यान देंगे. ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इन 120 मिनट्स, यानी T1 इक्वल टू 300 केल्विन है. राइट, यहां पर K1 कैलकुलेट कर लेंगे ln2 अपॉन T हाफ. जैसा कि हम जानते हैं T.75 इक्वल टू 2 इंटू T.5, डबल होता है ना 75% में टाइम. तो 120 इक्वल टू 2 इंटू T.5. तो यहां से मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया 60 मिनट्स. मैं K1 कैलकुलेट कर सकता हूं ना, ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ, ln2 डिवाइडेड बाई 60. बिल्कुल वैसे ही हमने 320 केल्विन इसके ऊपर कैलकुलेशन करी है. फिर से वही T.75 40 मिनट दिया हुआ था. T हाफ आ जाएगा कितना 40/2. दिस इज 20 मिनट्स. यहां से हमने K2 कैलकुलेट कर लिया ln2 डिवाइडेड बाई T हाफ, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास ln2/20. फिर हमें चाहिए K2/K1. K2/K1 आ जाएगा ln2/20, ln2/60. ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3. अब जैसा कि हमारे पास इक्वेशन है ln K2/K1 इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2. तो यहां से ln3 आ गया EA/R 1/300 माइनस 1/320. R की वैल्यू रख दीजिएगा 2 इंटू 10⁻³ इसको आप सब बच्चे सोल्व कर लीजिएगा. तो यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 10.56 किलो कैलोरीज. ये आंसर आया. समझ आया सब बच्चों को. ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है. आप देखेंगे जेई एडवांस में नॉर्मली आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगे ही. राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं. देखो इसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे पास है पैरेलल रिएक्शन वाला. एक बार पढ़िए सब बच्चे इस प्रॉब्लम्स को. फॉर गिवन हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पैरेलल रिएक्शंस A convert into 2B with the rate constant K1 and A also convert into 2C with the rate constant K2. और हमें रेशियो दिया हुआ है K1/K2 इक्वल टू 1/2. इनिशियली ओनली 2 मोल्स ऑफ A आर प्रेजेंट. इनिशियली A के कितने मोल थे 2 मोल. फिर ये बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C एट द एंड ऑफ
75% रिएक्शन। जब 75% रिएक्शन हो चुका है तो देखिए अभी हमने जैसे सोल्व किया था ना, सेम बिल्कुल वैसे ही आप चलेंगे इसके अंदर भी। देखिए ध्यान से, हमें रिएक्शन दिया हुआ है ए कन्वर्ट इनटू 2B प्लस 2C, राइट। अब वैल्यू रखिए एक बार, ए के इनिशियली कितने मोल हैं, इनिशियली 2 मोल ऑफ ए, इसके 2 मोल थे, ये जीरो एट टी इक्वल टू 0, राइट। फिर ये बोल रहे हैं द टोटल मोल ऑफ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 75% रिएक्शंस, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 2 का 75% कितना, 1.5, यानी 1.5 मोल ए के रिएक्ट कर चुके हैं। यहां से हमारे पास अब बी में कितना आएगा, K1 डिवाइडेड बाई, देखो पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 2 इंटू 1.5, ये मोल किसके आ गए, बी के। बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप देखेंगे सी के मोल आएंगे कितने, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। तो ये आ जाएंगे आपके पास, ध्यान दें सब बच्चे, प्लस 2C, देखो कितने मोल आएंगे, ये मोल आएंगे एट टी इक्वल टू 0, ये आएंगे K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू 2 इंटू 1.5। यहां से काम करिए आप सब बच्चे, देखो ध्यान देंगे, ये हमें रेशियो दिया हुआ है K1 अपॉन K2 इक्वल टू 1/2, यानी K2 की जो वैल्यू है वो कितने आ रही है, 2K1। यहां से K2 की वैल्यू आ चुकी है 2K1, वैल्यू रख दीजिए आप K2 की 2K1, ये कितना आएगा, K1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2K1, क्लियर, ये वैल्यू रख देते हैं। अच्छा एक मिनट, 2K1 प्लस K1 3K1, ये वैल्यू कितनी आ गई, 3K1, दिस वैल्यू इज 3K1। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को। अब यहां पे देखिए 3 इंटू K2 की वैल्यू कितनी है, 2K1, इसको मैं यहां पे रख दूंगा 2K1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K1 अगेन 3K1, दिस इज 3K1। तो यहां से आप टोटल मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन टोटल कितने आएंगे, ए के मोल आएंगे प्लस बी के मोल आएंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, यही तो टोटल मोल हैं। ए के मोल कितने बचे हुए हैं, यहां पर देखिए आप, दिस इज 0.5, ए के मोल बचे हुए 0.5 प्लस यहां पर हमारे पास बी के कितने मोल हैं, बी के मोल कितने अपने पास 1, ये आएंगे 1 प्लस, अब देखो सी के कितने मोल हैं, ये मोल है अपने पास 2 इक्वल टू 2 प्लस 2, और सिंप्लीफाई करके आ गया 3.5 मोल। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो चेक करिए क्या आंसर दिया हुआ है, 4, इसका आंसर होगा 4 और इसका आंसर हमारा 4 ही है। क्लियर हुआ सब बच्चों को। एक बार आप प्रॉब्लम देखिए, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हाँ अब देखेंगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स। ए कन्वर्ट इंटू 2B प्लस 2C, इनिशियली ए के कितने मोल, 2 मोल, बी के कितने 0, सी के भी 0। जैसा कि प्रॉब्लम में बोला गया है 75% मोल रिएक्ट कर गए ए के, तो इसका मतलब 2 का 75% कितना हो गया, 1.5, यानी 2 माइनस 1.5 कितने मोल बचे, 0.5। अब बी और सी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू इसका कोफिशिएंट इंटू जो मोल इधर रिएक्ट हुए हैं, बहुत सिंपल। तो यहां से आपने वैल्यू रख दी। वैसे ही आपके पास सी के मोल भी आ गए कितने, K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू 2 इंटू 1.5, चूंकि इसका कोफिशिएंट भी 2 था। और यहां से आपने एक बार हमें जो दिया हुआ है इन्होंने K1 अपॉन K2 इक्वल टू 1/2, यहां से मेरे पास K2 की वैल्यू आ गई 2K1, ये वैल्यू यहां पे आप रख दीजिए। और फिर जब टोटल मोल देखेंगे आप ऐड करिए, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 3.5, राइट, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम आपका रिवर्सिबल काइनेटिक्स के ऊपर है, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है। क्या प्रॉब्लम है? द रिएक्शन सिस फॉर्म दिया हुआ है एक्स का, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ट्रांसफॉर्म में। इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन, ये हमें दिया हुआ है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.1। तो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है k इक्वल टू 0.1, ये हमें वैल्यू दी हुई है। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? द रेट कांस्टेंट kf हमें दिया हुआ है कितना? kf इक्वल टू दिस वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप सब बच्चे जानते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, kf दिया हो, तो k भी निकल जाएगा ना इसका। तो आप जानते हैं kf अपॉन kb इक्वल टू k, या kb इक्वल टू kf अपॉन k। kf कितना दिया हुआ है? kf हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई kb। k कितना है? 0.1। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आया था kb इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3। तो यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? इस टाइप से हमारे पास kf और kb दोनों हैं। आगे देखिए भाई, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद प्योर सिस फॉर्म, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिस फॉर्म, और इक्विलिब्रियम है किसके साथ में? ट्रांसफॉर्म के साथ में, राइट। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद प्योर सिस फॉर्म, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ ट्रांस आइसोमर टू बी फॉर्म? बहुत ही आसान है। सपोज ये A है, दिस इज 0, A माइनस XE, और ये क्या होगा? XE। तो यहां पर आप देखेंगे ये तो t इक्वल टू 0 है, और ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। A माइनस एक्स, और ये x होगा आफ्टर टाइम t, जो हमें कैलकुलेट करना है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, दिस इज A माइनस XE एंड दिस इज XE t इक्विलिब्रियम। इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आती हैं? अब देखिए कितने टाइम के बाद वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल है बिल्कुल। आपके पास फॉर्मूला है kf प्लस kb इंटू t इक्वल टू ln xe डिवाइडेड बाई xe माइनस x। इन्होंने हमें दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हाउ वुड इट टेक फॉर हाफ ऑफ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ ट्रांस आइसोमर कितना है? XE। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? x इक्वल टू XE बाई 2, ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से आएगा, इनकी वैल्यू रख दीजिए। kf कितना है भाई? 3 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 3 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा kb है। यहां से t इक्वल टू ln XE डिवाइडेड बाई XE माइनस XE बाई 2, एंड दिस वैल्यू इज ln2। ये वैल्यू कितनी आ गई? ln2। तो यहां से हम ln2 की वैल्यू ले सकते हैं कितना? 0.7। एक बार सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। ये वाली वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कॉमन आ गया। ये कितना आ गया? 1 प्लस 10, ये वैल्यू 11 आ गई, इंटू टी इक्वल टू 0.7। तो यहां से t की वैल्यू आ जा रही है आपके पास 0.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻⁴, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ जा रही है मेरे पास 0.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11, और ये वैल्यू आ गई 700। देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, 700 डिवाइडेड बाई 33। अगर 700, एक बार चेक करिए सब बच्चे, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 3 इंटू 10⁻³ इंटू टी ln XE अपॉन XE माइनस XE बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ गई? ln2 वैल्यू कितनी होती है भाई? 0.7, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमने कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 10, ये 11 आ गया, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई t इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 33। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा
कितना टाइम इसका हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। चलो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, सब बच्चे ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। के की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 के एफ 3 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर। यहां से मेरे पास ये वैल्यू आती है के इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। के बी की वैल्यू कितनी आ गई के एफ अपॉन के की वैल्यू कितनी 0.1। तो यहां से के बी वैल्यू आ चुकी है तो देखिए आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे कि यहां पर हमने अभी कैलकुलेट किया था किस टेम्परेचर के ऊपर K1 और K2 इक्वल होंगे, और ये टेम्परेचर हमारा सोल्व करने के बाद आया है 600 डिवाइडेड बाई 4.606। क्लियर हो सब बच्चों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है, इसको देखिए ध्यान से सब बच्चे। क्या प्रॉब्लम है ये। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस when A convert into B plus C carried out at 27 degree centigrade, if 3.8 into 10⁻⁻16% of percentage of the reactant molecules exist in activated state। अब पूछ रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज कितना होगा। नाउ वी यूज अरेनियस इक्वेशन। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अरेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं। लिखिए सब बच्चे अरेनियस इक्वेशन क्या होगी। देखो ध्यान दीजिए, के इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर। अब यहां पे देखो ध्यान देना आप सब बच्चे, के कितना दिया है हम लोगों को, के की वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁻⁻16। क्लियर। चूंकि परसेंटेज है तो मैं इसको डेफिनेटली 100 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, के बाई ए आ गई, इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं इसको, या सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए सब बच्चे। देखो ध्यान दें, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल टू एल एन 3.8 इंटू 10⁻⁻18। यहां तक क्लियर हो सब बच्चों को। अब देखो ध्यान से कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। हमें यहां पर आर की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी, किलो जूल में लेनी पड़ेगी। तो वैल्यू रख दीजिए एक बार, ई ए डिवाइडेड बाई आर इज 8.314 इंटू 10⁻⁻3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। यहां पे टेम्परेचर है आपके पास T इक्वल टू 27 प्लस 273, तो ये टेम्परेचर अपने पास है 300 केल्विन। क्लियर। ये वैल्यू रख दीजिएगा इंटू 300 केल्विन इक्वल टू, यह जाएगा आपके पास 10⁻18 डिवाइडेड बाई 3.8। देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहां पर एक बार आप वैल्यू रख देंगे तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही है ई ए इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल। कितनी वैल्यू आ गई, 100 किलो जूल पर मोल। देखिए कैसे हमने ये प्रॉब्लम सोल्व किया, बहुत ही सिंपल। के इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट के ऊपर 3.8 10⁻⁻16। चूंकि परसेंटेज है तो ऑब्वियसली 100 से मैंने और डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू आ गई मेरे पास के बाई ए, और यहां से आ गया ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल टू एल एन 3.8 इंटू 10⁻⁻18। फिर आपके पास आ गया ई ए डिवाइडेड बाई, आपने आर की वैल्यू रख दी 8.314 10⁻⁻3। टेम्परेचर रख दिया कितना 300, और ये हो गया एल एन 18 डिवाइडेड बाई 3.8। यहां से सिंप्लीफाई करके ई ए की वैल्यू आ जा रही है 100 किलो जूल पर मोल। ये आप नोट करिए सब बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम देखिए सब बच्चे ध्यान से। फॉर द रिएक्शंस के एफ, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस, फॉर द फॉलोइंग, के वन की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻², और दिस इज के वन, ये है हमारे पास के वन, विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, देखो एक एक करके सोल्व करते हैं इसको, ग्राफ भी हमें दिया हुआ है। देखिए आप लोग, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपके पास ग्राफ है। देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंगली जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, के की वैल्यू कितनी आएगी, बी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए बी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बी का है 1.6 डिवाइडेड बाई ए का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4, और ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 4। इसका मतलब पहला जो आंसर दिया हुआ हमें ए पार्ट का, देखो ध्यान देंगे, ए पार्ट का आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा 1/4, ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है, दिस इज 1/4। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जानते हैं k इक्वल टू 4 इक्वल टू k इक्वल टू 4 इक्वल टू KF अपॉन KB, राइट। अपने को KF दिया हुआ है तो KB निकल जाएगा, यानी K2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 इक्वल टू, दिस इज 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10⁻²। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शंस दैट इज 10⁻², ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर। आगे और ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें एक एक करके भाई, देखिए ध्यान से। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया इसका, हमने इसमें के बैकवर्ड कैलकुलेट कर लिया। आगे बोल रहे हैं टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जानते हैं के एफ प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स। यहां पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का कितना, हाफ 50%, यानी एक्स की वैल्यू एक्स ई बाई 2 दी हुई है। यहां पे हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू एक्स ई बाई 2, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ln2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। के एफ की वैल्यू रखिए, के एफ कितना है 4 इंटू 10⁻² प्लस ये कितना 10⁻², और इसका यूनिट देख लेना एक बार किसमें, सेकंड इनवर्स में, तो टी हमारे पास सेकंड में ही आना है, इंटू टी इक्वल टू ln2 की वैल्यू कितनी है 0.7, दिस वैल्यू इज 0.7, राइट। यहां से देखिए ये t की वैल्यू आ गई आपके पास, t इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 70 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज 14 सेकेंड्स, ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है 14 सेकेंड्स। इसके बाद देखिए आप इसमें टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 10% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है 2, यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 0.1 इंटू 2, दिस वैल्यू इज 0.2। यहां से वैल्यू अपने पास 0.2 आ चुकी है। आप फॉर्मूला यूज करिए यही वाला, के एफ प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ रही है ये चेक करिए एक बार, के एफ प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू ln एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं एक्स ई की वैल्यू कितनी ऑलरेडी मेरे पास है 1.6, तो वैल्यू रखते हैं भाई, ये वैल्यू है ln 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.2।
आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 0.2। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, के एफ प्लस के बी की वैल्यू है मेरे पास कितनी 5 इंटू 10⁻⁻²। दिस वैल्यू इज 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू टी इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाती है ln 16/14, यानी ln 8/7। ये बात समझ में आ रही है। ln 8/7 की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.14। ये वैल्यू रखिए, दिस इज 0.14। सोल्व करते हैं इसको, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास t इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 5। ये आप सब बच्चे जानते हैं। और ये कितना आ गया मेरे पास 2.8। दिस वैल्यू इज 2.8 सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन भी एक तो देखो ध्यान दीजिए, ये वाली वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई 2.8 सेकेंड्स। तो यहां से अपने पास थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूं, इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है और बहुत शानदार प्रॉब्लम है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। आप देखेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको जेई एडवांस में जरूर मिलते हैं। सब बच्चे एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ये वाला प्रॉब्लम देखिए सब बच्चे, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है ए कन्वर्ट इनटू बी इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। देखो क्या दिया हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज बाय 10 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट EAF, EAB एंड दिस इज डेल्टा H। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ध्यान दीजिएगा, दिस वैल्यू इज थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH है ये, दिस इज ETH। आप देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, दिस वैल्यू इज ETH। मैं वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए प्रॉपर। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहां पर जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो, क्लियर, इसमें देखिए इधर आपने लिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इधर लिया हुआ आपने दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या है ये हमारे पास, रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहां से ये ग्राफ बनाते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। जब कोई कैटलिस्ट नहीं है तब ये ग्राफ हमें ऐसा दिया हुआ है। मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये ग्राफ दिया हुआ है व्हेन नो कैटलिस्ट। यहां पर एनर्जी कितनी कितनी दी हुई है ये भी आप लिख लीजिए एक बार। देखिए ये जो एनर्जी दी हुई है दिस इज 100। कितनी वैल्यू है ये 100। और बी प्रोडक्ट, इसकी एनर्जी कितनी है 50। और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 20। ये हमें एनर्जी दे रखी है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? इसको प्रॉपर लिख देते हैं एक बार। देखिए यहां पर ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है, चेक करेंगे एक बार। दिस वैल्यू इज 20, नहीं दिस वैल्यू इज 50। चेक करिए एक बार इसको। दिस वैल्यू इज, एक बार दोबारा बना लेते हैं ग्राफ। ये देखिए आप लोग ग्राफ ही दोबारा बना लेते हैं। क्लियर? चलिए देखो आप लोग, ये ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहां पर हमें इधर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हमें दिए हुए हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस।
ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, व्हेन नो कैटलिस्ट, ये वाला ग्राफ दिया है अपने को इस टाइप का, क्लियर, ये वाला ग्राफ है। अब यहां पे एनर्जी देख लीजिए आप लोग एक बार, इसमें ये एनर्जी दे रखी है कितनी अपने को 100, दिस वैल्यू इज 100, और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 50, दिस वैल्यू इज 50, और ये वैल्यू कितनी है 20। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। अगर ये बोल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज बाई 10 किलोजूल पर मोल, तो 10 किलोजूल पर मोल ये एनर्जी कम हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका एक ऑल्टरनेट पाथ है, वो ये वाला है, दिख रहा है सब बच्चों को। तो यहां पर आप सारी वैल्यू दिखा सकते हैं, कितनी कितनी वैल्यूज हैं। दिस गैप, कितना गैप है ये 10 का, कितना गैप है अपने पास, ये 10 किलो जूल का है। तो यहां से आप बता सकते हैं ये वाली वैल्यू कितनी होगी 90, कितनी वैल्यू होगी 90। अब मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं आप लोगों के लिए, देखो ध्यान देंगे। ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी 100, 10 उसमें से कम हो गई, तो ये वाली वैल्यू आ गई 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। EAF देख सकते हैं कितना है, EAF इक्वल टू 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, दिस इज 70, ये मेरे पास आ गया EAF। EAB कितना होगा, EAB वैल्यू इक्वल टू 90 माइनस कितना होगा प्रोडक्ट की एनर्जी 50, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 40, और डेल्टा एच में कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एच उतना ही रहेगा, दैट इज 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। ये सारी वैल्यूज होंगी, तो आप इसको दिखा सकते हैं ऐसे, देखिए ध्यान से। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दिस इज EAB, ये किसकी प्रेजेंस में है कैटलिस्ट की, राइट। अब ये वाली जो एनर्जी है दिस इज EAF, और डेल्टा एच कितना है हमारे पास, दिस इज डेल्टा एच, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये एनर्जी कितनी है, दिस इज ETH। देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, ये मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 10 किलोजूल डिक्रीज हुई है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने सभी एनर्जी को 10 किलोजूल कम कर दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी 10 किलोजूल कम हो गई, जो पहले 100 थी अब वो 90 रह गई। अब जैसे EAF है, अब 90 में से ही माइनस करना शुरू कर दो, तो 90 माइनस 20, ये मेरे पास 70 आ गया। वैसे ही EAB की वैल्यू 90 माइनस 50, ये वैल्यू कितनी आ गई 40, और डेल्टा एच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस वैल्यू इज 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। इसको नोट करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद है सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार हमने कौन सा कैटलिस्ट लिया है, नेगेटिव कैटलिस्ट लिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज टू 120 किलोजूल पर मोल, EAF, EAB एंड दिस इज ETH है। ये क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज ETH, दिस वैल्यू इज ETH, ये मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज ETH, दिस वैल्यू इज ETH। एक बार लिख लीजिए इसको, ETH, ये वैल्यू है ETH। चलिए फिर से इसका ग्राफ बनाते हैं और सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं सब बच्चों के लिए। देखो इस बार हम फिर से वही जो ग्राफ बन रहा है, देखो ध्यान देना, ये हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या है ये, रिएक्शन प्रोग्रेस, ये लिखिए सब बच्चे,
दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस। तो रिएक्शन प्रोग्रेस के साथ में ग्राफ बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं भाई इस प्रॉब्लम को। देखिए यहां पर सबसे पहले इधर आपने ली हुई है पोटेंशियल एनर्जी, ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। इधर लिया हुआ है रिएक्शन प्रोग्रेस, राइट। अब हम इनमें ग्राफ लोड करते हैं। एक तो नॉर्मल ये वाला में दिया हुआ ग्राफ एज इट इज, ये वाला ग्राफ आ गया। नॉर्मली ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं। इस बार क्या हुआ, नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज किया गया है जिसने एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया है और ये ऑल्टरनेट पाथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को बढ़ा दिया है। इस टाइप से कुछ एनर्जी हो गई ये वाली, ऐसे हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को? देखो ध्यान दीजिए आप सब बच्चे। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ है। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो देख सकते हैं आप लोग, नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कर दिया। देखिए ये जो वैल्यू थी अपने पास, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वैल्यू 100 थी जब कोई भी कैटलिस्ट नहीं था, दिया हुआ है। लेकिन जब कैटलिस्ट हो गया यही वैल्यू कितनी हो गई? 120। कितनी वैल्यू हो गई? 120। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी तो चेंज होंगी नहीं, जो कि 50 और 20 दी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वैल्यू कितनी है? 50 और ये वैल्यू कितनी है? 20। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये वैल्यू होगी, आप सोच सकते हैं, 120 माइनस 20। 120 माइनस 20 वैल्यू कितनी आ गई? 100। वैसे ही आप EAB कैलकुलेट कर सकते हैं। EAB कितना होगा? 120 माइनस 50, दैट इज 70। इसके अलावा हमें बताना है ETH तो इसने हमें ऑलरेडी बता ही दिया, 120 है। तो ETH कितना है भाई? दिस इज 120। डेल्टा एच कितना होगा? डेल्टा एच वैल्यू इक्वल टू 50 माइनस 20, दैट इज 30। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं सभी बच्चे, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो एनर्जी आई है जो मैंने लिखी है, दिस इज EAB इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये वाली वैल्यू है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही EAB, और ये वैल्यू है अपने पास डेल्टा एच। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़िए प्रॉब्लम को। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2। यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं यहां पर बीटा, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये वैल्यू क्या होगी? KT + 10 डिवाइडेड बाई KT। आप लिख सकते हैं K 310 केल्विन डिवाइडेड बाई K 300 केल्विन। हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ अपने को? 2। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको मैं लिख सकता हूं ln KT + 10, ln KT + 10, यानी 310 ही ले लेता हूं डायरेक्ट, 310 ही ले लीजिए। दिस वैल्यू इज K 310 डिवाइडेड बाई K 300 इक्वल टू EA बाई R 1/300
-1/310, और ये वैल्यू हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2, दिस इज ln2, और ln2 की वैल्यू रख दीजिएगा आप 0.7। क्लियर हुआ? यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, EA/2 × 10⁻³ ये मैंने R की वैल्यू रख दी किलो कैलोरीज में, राइट। और सिंप्लीफाई करके आ गया 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 310 इक्वल टू 0.7। यहां से आप सब बच्चे सोल्व कर दीजिए, और फाइनली मेरे पास यहां से वैल्यू आएगी EA इक्वल टू 0.7 इंटू 300 इंटू 310। क्लियर हुआ? इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये और लिख लीजिए। एक मिनट देखो, ध्यान दीजिए, या आप लिख सकते हैं, चलो मैं इधर लिख देता हूं उसको, यहां पे आ जाएगा। देखिए ध्यान से सब बच्चे, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं EA वैल्यू। EA वैल्यू कितनी होगी? देखिए ध्यान से, इसमें दिस EA वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ तो इधर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ राइट, इंटू 0.7 इंटू 300 इंटू 310, ये आ गया ना ऊपर, और डिवाइडेड बाई 10, नीचे आ गया ये मेरे पास 10। करिए सिंप्लीफाई इसको, ये वैल्यू आ गई आपके पास EA इक्वल टू 2 इंटू 0.7 इंटू 300 इंटू 310 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000। क्लियर? अब डेसिमल हटा दीजिए इसके, देखो ये 2 0 1 0 ये वाला ये आपस में चले गए। क्लियर? ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? EA इक्वल टू 1.4 इंटू 63, 1.4 इंटू 63 बाई 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू, सोल्व कर लेते हैं इसको, कितनी वैल्यू आ रही है, कितना आ गया 2 4 14 इंटू 6 84, 84 और 4 88, दिस इज 8.82। तो आंसर आ गया 8.82 किलो कैलोरीज। याद रहेगा, अगर कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही है और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है 2, अगर नहीं दिया हुआ है तो वैसे ही 2 वैल्यू ले लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद आपने पास EA की वैल्यू हो जाएगी 1.4 इंटू 3 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10 यानी 63, नहीं ये वाली वैल्यू आएगी कितनी 9। एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट वेट, ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास EA इक्वल टू, देखिए ध्यान से, EA इक्वल टू 0.14 इंटू 93, दिस वैल्यू इज 93। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 126 और 4 130, दिस इज 130, दिस इज 130, और ये आ गया 13.02। तो आंसर आ गया हमारे पास इसका कितना 13 किलो कैलोरीज। याद रखेंगे सब बच्चे इस प्रॉब्लम को, आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद ये प्रॉब्लम अपना देखो ध्यान देंगे, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए इसको। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ गिवन रिएक्शन, ये सब हमें बताने हैं। सबसे पहले इसका जो स्लो स्टेप है वो दिया हुआ है, ये वाला स्लो स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप से आप रेट लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K3 इंटू COCl इंटू Cl2, COCl
COCl इंटू Cl2, इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आती है? अब COCl जो है वो मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और हमारा जो सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है ये वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाई K-2, ये दिया हुआ है, देखो ध्यान दीजिए, इक्वल टू COCl डिवाइडेड बाई Cl इंटू CO, Cl इंटू CO। ये बात समझ में आ रही है? यहां से COCl की वैल्यू आ गई, COCl की वैल्यू आ गई कितनी, K2 अपॉन K-2 इंटू Cl इंटू CO आ गया, Cl इंटू CO। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो मेरे पास Cl की वैल्यू आ रही है इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहले इक्विलिब्रियम से आएगा ये। चलिए यहां से करते हैं, ये आएगा K1 अपॉन K-1 इक्वल टू Cl स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cl2। तो आप इसको लिख सकते हैं, Cl की वैल्यू कितनी आ रही है, Cl इक्वल टू K1 अपॉन K-1 K-1 इंटू K अपॉन K-1 इंटू ये आ गया आपके पास Cl2 और इसकी पावर 1/2। यहां तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आपको ये Cl की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखनी होगी, रख दीजिए। जब ये वैल्यू यहां पे रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करिए एक बार। COCl, देखो ध्यान दीजिए, COCl इक्वल टू, क्लियर, COCl इक्वल टू K2 अपॉन K-2, K2 अपॉन K-2 इंटू ये मेरे पास CO तो आएगा, CO तो आएगा ही, और Cl की वैल्यू रख देते हैं, K1 अपॉन K-1 Cl2, इस पूरे की पावर कितनी है 1/2। ये COCl की वैल्यू आ गई। अब ये COCl की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहां से रेट आएगा, ये आ जाएगा आपके पास रेट इक्वल टू K3 इंटू Cl2। अब ये वैल्यू रखिए आप, K2 अपॉन K-2, K2 अपॉन K-2 इंटू CO, ये CO आएगा, क्लियर, इंटू K अपॉन K-1 इंटू K अपॉन K1 अपॉन K-1 इंटू Cl2 टू दी पावर 1/2, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से फाइनली अपने पास आएगा रेट इक्वल टू K3 K2 K-2 इंटू K1 अपॉन K-1 टू दी पावर 1/2 इंटू, क्लियर, ये आएगा Cl2 इंटू CO, और Cl2 की पावर कितनी आएगी, एक Cl2 ये वाला आ गया और Cl2 1/2, तो ये Cl2 की पावर आ गई 3/2। दिस इज फाइनल रेट एक्सप्रेशन। ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहां से हमसे पूछा गया है K की वैल्यू कितनी होगी, तो ओवरऑल अगर मैं इसको R इक्वल टू K से देखता हूं तो दिस इज K। तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूं इसको, देखो ध्यान दीजिए, यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई कितनी, एक बार चेक करिए, K3 K2, मैं लिखता हूं यहां पर K3 K2 डिवाइडेड बाई K-2 इंटू, और ये वैल्यू कितनी है K1 अपॉन K-1, K1 अपॉन K-1 टू दी पावर 1/2। दिस इज फाइनल रेट एक्सप्रेशन।
ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मुझे यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, वैसे हम लोग ऐसा प्रॉब्लम आज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, K की वैल्यू होगी A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखो प्रॉपर लिख देता हूं उसको, A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी इक्वल टू, वैसे ही आ जाएगा A3 A2 डिवाइडेड बाई A माइनस 2, राइट, A1 A माइनस 1 टू दी पावर 1/2 इंटू ई टू दी पावर, राइट, माइनस 1/RT कॉमन आएगा, माइनस 1/RT कॉमन आएगा। दिस इज EA3 प्लस EA2, EA3 प्लस EA2 माइनस माइनस EA माइनस 2, ऐसे लिख देता हूं, यह आएगा प्लस EA1 डिवाइडेड बाई 2, राइट, माइनस EA माइनस 1/2। तो यहां से हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, तो मेरे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है EA की वैल्यू वो क्या आएगी, देखो आप, ये वैल्यू आएगी EA3 प्लस EA2, राइट, माइनस EA माइनस 2 प्लस 1/2 EA1 माइनस EA माइनस 1, ये अपने पास आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से देख लिया आप सब बच्चे। देखो सिंपल प्रॉब्लम है बिल्कुल। सबसे पहले आपने जो स्लो स्टेप लिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेट। क्या होगा, K3COCl इंटू Cl2। फिर हमें एलिमिनेट करना है COCl, यहां से सेकंड वाली इक्वेशन से K2 अपॉन K माइनस 2 COCl डिवाइड बाई Cl इंटू CO, यहां से COCl की वैल्यू आ गई, क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू आ गई K2 अपॉन K माइनस 2 Cl इंटू CO। अब हमें यहां पर Cl को एलिमिनेट करना है पहले वाले इक्वेशन से, देखिए K1 अपॉन K माइनस 1 Cl स्क्वायर अपॉन Cl2, तो यहां से Cl की वैल्यू अंडर रूट में आ गई, ये वैल्यू हमने यहां पे रख दी, तो मेरे पास ये वैल्यू COCl की आ गई। ये COCl की वैल्यू हमने मेन इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो ये हमारे पास फाइनल रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हमने कंपेयर कर लिया किसके साथ में, K के साथ में, दिस इज ओवरऑल K। देखिए यहां पर ये वैल्यू आ गई अपने पास K इक्वल टू K3 K2 अपॉन K माइनस 2 K1 अपॉन K माइनस 1 टू दी पावर 1/2, और यहां से K की वैल्यू रख दी A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बाई RT, और वैसी सब में अरेनियस इक्वेशन ने यूज किया, और फाइनली मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है EA इक्वल टू EA3 प्लस EA2 माइनस EA माइनस 2 प्लस 1/2 EA1 माइनस EA माइनस 1। क्लियर हो सब बच्चों को। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉब्लम अपने को दिया हुआ है, ये भी एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है। ए सर्टेन रिएक्टेंट B प्लस N इज गेटिंग converted to Bn+4 इन ए सॉल्यूशन। यानी हमें रिएक्शन दिया हुआ है कौन सा, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो रिएक्शन है आपके पास B प्लस N कन्वर्ट इंटू Bn+4, Bn+4, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड, the rate constant of this reaction is measured by titrating a volume of the solution with reducing agent which only react with B plus N and Bn+4, right? In this reactions, in this process, it convert B plus N, देखिए जो reagent होगा ना उसका जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डेटा लिख लीजिए सब बच्चे ध्यान से। ये जो reagent है, this reagent क्या करता है, B plus N को कन्वर्ट किस में कर रहा है,
Bn-2 में, Bn-2 में, ये बात समझ में आती है। और दूसरा दिया हुआ है B, यही रिएजेंट Bn+4 को Bn-1 में, Bn+4 को कन्वर्ट करता है Bn-1 में। क्लियर। आगे बोल रहे हैं एट t = 0 द वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट कंज्यूम 20 ml, यानी t = 0 के ऊपर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो कंज्यूम हुआ दैट इज 20 ml। ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं द वॉल्यूम 20 ml एंड t = 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ये ऐसा बोलते हैं अब वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो कंज्यूम हुआ वो कितना है 35 ml। ये हमें दिया हुआ है, दिस इज 35 ml। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कन्वर्जन ऑफ Bn+4 एज्यूमिंग द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। सपोज ये मैंने A लिया हुआ है, ये 0 लिया हुआ है, आफ्टर टाइम t दिस इज A - x, और ये मैंने क्या लिया हुआ x। यहां तक सबको समझ में आता है। अब देखो भाई, हमें रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड बतानी है। अब यहां से देखिए मैं इनके n फैक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या n फैक्टर होंगे, यहां पर देखो ध्यान दीजिए, n से n-2, तो इन फैक्टर कितना हो गया मेरे पास 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2, इसका n फैक्टर 2 हो गया। n+4 से n-1 तो कितना हो गया 5, इसका n फैक्टर कितना हो गया 5। ये इनके n फैक्टर आ गए। ये आप सब बच्चे समझते हैं n फैक्टर। क्लियर। चलिए अब यहां पर देखो ध्यान दीजिए, इनिशियली एट t = 0, के ऊपर किस किस का रिएक्शन हुआ होगा, x ऑफ B + n का रिएक्शन हुआ होगा x ऑफ रिएजेंट से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर इसका n फैक्टर कितना है B + n का 2 इंटू, आप जानते ना ग्राम इक्वलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, 2 इंटू n ऑफ B + n इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा n इंटू V/1000। यहां तक सबको समझ में आता है। तो 2 इंटू, हमने कोई सैंपल लिया हुआ होगा इसका, उसी सैंपल को यूज करना है, राइट। तो 2 इंटू मोल MV/1000, m कितना है यहां पर A, इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंपल कुछ ना कुछ लिया होगा डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम कितना है इनिशियली, चेक करिए एक बार, 20 ml, 20/1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये t = 0 के ऊपर है। यहां तक समझ में आता है। इसके बाद t = 10 मिनट, देखिए यहां पर t = 10 मिनट के बाद ये देखिए आप, यहां पर कौन रिएक्शन करेगा, x ऑफ B + n प्लस x ऑफ Bn+4 इक्वल टू x ऑफ रिएजेंट। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट। अब यहां पर इसका n फैक्टर कितना 2 इंटू n ऑफ B + n, और Bn+4 का n फैक्टर कितना 5, ये हमने भी कैलकुलेट किया आपके सामने, ये होगा 5 इंटू n ऑफ Bn+4 इक्वल टू n इंटू V/1000। वॉल्यूम कितना है 35 ml, राइट। तो ये आ गया आपके पास 35 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर। यहां से 2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो ध्यान देना, सैंपल का वॉल्यूम वही लेना है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कितना A - x, 2 इंटू A - x इंटू सैंपल का वॉल्यूम मैंने VS लिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1000 प्लस कितना आएगा 5 इंटू ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है अपने पास x, देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, x इंटू VS बाई 1000 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई n इंटू 35/1000। क्लियर। अब यहां से आप देख सकते हैं, हम सीधे वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से सब बच्चे, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 2A
2a माइनस 2x, क्या लिख दूंगा इसको, 2a माइनस 2x प्लस 5x प्लस 5x इज प्रोपोर्शनल टू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये बात आप सब बच्चे समझते हैं। नॉर्मेलिटी भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू 35। एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास। एक यहां से भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान दीजिए, इसमें 2a इज प्रोपोर्शनल टू 20 है, बात समझ में आ रही है, 2a इज प्रोपोर्शनल टू 20 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो 1000 से 1000 चला गया, तो 2a प्रोपोर्शनल टू 20। आप यहां से लिख सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू 10, a इज प्रोपोर्शनल टू 10, क्लियर। अब ये a की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे ऊपर, ये कितना आएगा, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसको, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3x, देखो ध्यान दीजिए, 2a प्लस 3x इज प्रोपोर्शनल टू 35। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है, 2a प्लस 3x इज प्रोपोर्शनल टू 35। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, देखिए ध्यान से, 2a प्लस 3x इज प्रोपोर्शनल टू 35 और a इज प्रोपोर्शनल टू कितना था, एक बार चेक करिए, a इज प्रोपोर्शनल टू 10 था, a की वैल्यू रखिए, यहां से आएगा आपके पास 20 प्लस 3x इज प्रोपोर्शनल टू 35, क्लियर हुआ, या 3x इज प्रोपोर्शनल टू 15 या x इज प्रोपोर्शनल टू 5। यहां तक समझ में आता है सब बच्चों को। और अब आप बता सकते हैं k इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस x, a/a माइनस x वैल्यू रखते हैं भाई। देखो ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें एक बार चेक करिए, हमें कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ पीरियड, क्लियर, और टाइम t कितना दिया हुआ है 10 मिनट, तो बस वैल्यू रख दीजिएगा, ये आएगा ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ इक्वल टू 1/10 ln a की वैल्यू कितनी है 10/10 माइनस 5 ln2 डिवाइडेड बाई t.5 इक्वल टू ln2 बाई 10। तो यहां से मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड कितनी आ गई 10, ये आंसर। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए तो देखो इसमें हमने सारे बढ़िया शानदार प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एक से एक अच्छे प्रॉब्लम रहे हैं। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।